हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन वापस से आपके लिए जो भी कैंडिडेट कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हो, बायोलॉजी सब्जेक्ट या बॉटनी से होंगे, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आपने जो एक पेपर चला रखा है उसी का पार्ट अपन आज बात करेंगे, सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट जो है वो इसमें नीचे डाल दूंगा। अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। पहले अपन 22 तक जो है अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसी पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा आ जाएगा, 22। यहाँ पे देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, कौन सी पूछी गई है, टेक्निक्स। टेक्निक्स देखो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड में बैठते हो, यूनिट थर्ड में भी टेक्निक्स पूछी जाती है, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में बैठते हो उसमें भी टेक्निक्स पूछी जाती है। इज यूज्ड टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ बाइंडिंग साइट ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन टू ए डीएनए सीक्वेंस। ये पूछा क्या है कि आपके पास में कोई एक डीएनए है इस प्रकार से, स्पेसिफिक डीएनए की किस साइट के ऊपर कोई प्रोटीन जो है वो आके बाइंड होती है, आप उस प्रोटीन की डीएनए के ऊपर पोजीशन देखना चाहते हो, लोकेशन देखना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ अपन देख सकते हैं, यहाँ पे एक प्रोटीन बाइंड है, जैसे यहाँ पे सपोज मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे अपन देखेंगे ये प्रोटीन है इस प्रकार से। ये प्रोटीन कोई भी हो सकता है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर भी हो सकते हैं, रेप्लिकेशन फैक्टर भी हो सकते हैं, या फिर ट्रांसलेशन फैक्टर वो भी हो सकते हैं, इनिशिएशन फैक्टर हो सकते हैं, टर्मिनेटर फैक्टर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन बाइंड कहाँ पे होता है, वो डीएनए के ऊपर आके बाइंड होता है या आरएनए के ऊपर बाइंड होता है। अगर डीएनए पे बाइंड है, अब आप इसकी पोजीशन देखना चाहते हो स्पेसिफिक, तो आप क्या करोगे, पहले तो डीएनए को कट कर दो, यहाँ से यहाँ तक कट कर दो, डीएनए को यहाँ तक कट कर दो। अब आपके पास में एक इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बचेगा जो पूरा क्या हुआ, प्रोटीन से कवर्ड है। अब इसको आप प्रोटीन को डिग्रेड करोगे तो क्या बनेगा, बचेगा आपके पास में डीएनए बचेगा। और इस डीएनए की क्या कर सकते हो आप, सीक्वेंसिंग कर सकते हो कि भाई ये ऊपर कोई डीएनए है जिसके ऊपर ये प्रोटीन जो आके बाइंड होता था। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये फुट प्रिंटिंग टेक्निक जहां भी पूछी जाए आपको, इसका आंसर क्या होता है, फुट प्रिंटिंग टेक्निक। इसमें ऑप्शन में दिया भी होगा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग दिया हुआ है, और डीएनएज फुट प्रिंटिंग दिया हुआ है, डीएनएज फर्स्ट, और इसमें दिया हुआ है 2 हाइब्रिड ऐसे दिया हुआ है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दिया, इसका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ डायरेक्टली डीएनएज फर्स्ट फुट प्रिंटिंग। ठीक है, डीएनएज ना भी दिया होता है तो भी आपको याद रखना है कि फुट प्रिंटिंग जो टेक्निक है वो काम आता है किसी भी डीएनए की सीक्वेंस का पता करने की कौन से प्रोटीन कहाँ पे बाइंड है। ठीक है ना, उसके लिए काम आती है। और डीएनएज तो ये एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए को, आप मैंने कहा ना यहाँ से कट करना, अपने को यहाँ तक कट कर लेना है, यहाँ तक, और इधर से यहाँ तक कट कर लेना है। तो ये जो सीक्वेंस होती है, इसको पहचानने के लिए आपको क्या करना है, डीएनएज फर्स्ट फुट प्रिंटिंग टेस्टिंग करनी पड़ती है, उसके द्वारा टेक्निक के द्वारा आप डिटेक्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे क्वेश्चन अपन देखते हैं, चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे देखोगे आप लोग, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट पास, अल्ट्रावायलेट लाइट को आप क्या करते हो, पास करते हो थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ डीएनए, डीएनए के सॉल्यूशन से अल्ट्रावायलेट को क्या करते हो, आप गुजारते हो। द मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस टेकन पैलेस एट द वेवलेंथ ऑफ अबाउट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर। ये आपकी क्यूवेट है, क्यूवेट के अंदर आपने क्या कर रखा है, डीएनए के सैंपल है यहाँ पे भर रखे हैं, डीएनए की कंसंट्रेशन आप याद करना चाहते हो, तो यहाँ से आप क्या करोगे, लाइट जो है वो एब्जॉर्ब, लाइट इधर से डालोगे और लाइट जो है वो इसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, और कुछ लाइट है वो ट्रांसमिट कर दी जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ जो लाइट एब्जॉर्ब की गई है इसे क्या कहते हैं अपन, एब्जॉर्बेंस कहते हैं। ठीक है, एक एब्जॉर्बेंस अगर आती है डीएनए के सैंपल की, तो उसके अंदर लगभग 50 माइक्रोग्राम पर ml डीएनए की उपस्थिति डिनोट की जाती है। अब ये पूछा जाता है कि कितनी अल्ट्रावायलेट की डीएनए जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो लगभग 200
60 जो नैनोमीटर है उस लाइट को क्या करता है, डीएनए जो है वो एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया होगा, यहाँ देखो इसमें 300 दिया हुआ है, 280 दिया हुआ है और यहाँ 260 दिया हुआ है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो कितने को करता है, 260 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन अगर अपने यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना डज नॉट टेक प्लेस इन प्लांट ड्यूरिंग फ्लोडिंग एंड सोइल कॉम्पैक्टेशन। ठीक है, यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक घटना बाढ़ और मिट्टी के जमाव के दौरान पादपों में नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे रिड्यूस्ड रेस्पायरेशन, फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म, ROS प्रोडक्शन, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। ये जितनी भी कंडीशन होती है, यहाँ देखो सॉइल में कॉम्पैक्टेशन, जमाव के दौरान पादपों में कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नहीं होती है, पूछा गया है। तो यहाँ पर स्टोमेटा है। जब भी देखो सीधी सी है, प्लांट के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस आता है, तो उस कंडीशन में प्लांट क्या कर लेता है, अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेता है। क्लोज करने का कारण है कि उससे किसी भी प्रकार के गैसेस का एक्सचेंज ना हो, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम किया जा सकता है, वाटर का लॉस नहीं हो, उन सभी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। तो ये सभी कंडीशन होगी तो रिड्यूस रेस्पायरेशन, श्वसन दर वो अपने आप कम कर लेगा। यहाँ पे देखेंगे फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म होगा, ये भी ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ROS ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीसीज, ठीक है ना, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कह सकते हैं, जैसे HO कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, है ना, O3 है, कोई भी जो भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज हो सकती है। यहाँ तो नहीं बना सकते अपन, H2O कह सकते हैं, H2O2 कह सकते हैं। ये सभी जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट है वो बनने लगते हैं, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। लेकिन स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, ठीक है ना, ये सभी तीनों हो गए लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पे अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन 25 नंबर का। यहाँ पर देखेंगे 25 नंबर में, ए सटल वेक्टर इज ए। सटल वेक्टर किसे कहते हैं? देखो सटल वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वेक्टर देखो पहली चीज तो कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर का मतलब हिंदी में होता है वाहक। किसी भी चीज को लेके जाने वाले को अपन क्या बोलते हैं? वाहक बोलते हैं। यहाँ अपन बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे जो डीएनए का एक मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए यूज में आता है, उसे अपन क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं, ठीक है ना। वेक्टर के रूप में अपन यूज में लेते हैं प्लाज्मिड, यहाँ पे प्लाज्मिड यूज में लेते हैं। और इसके साथ में आपने क्या कर रखा है, एक प्लाज्मिड आपने एक टुकड़ा जो है डीएनए का वो इसमें ऐड कर रखा है। इस प्रकार से ये वाला क्या कर रखा है आपने, ऐड कर रखा है। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया ये, या वेक्टर हो गया। इसको अगर आप दो जगह पे इंसर्ट कर सको, जैसे वायरस में भी इंसर्ट कर सको आप इसे, और इसके साथ साथ इसे बैक्टीरियल सेल में भी इंसर्ट कर सको, तो दो जगह पे अगर आप इसको इंसर्ट कर सकते हो तो उसे क्या कहते हैं? सटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ए प्लाज्मिड केपेबल ऑफ ए रेप्लिकेटिंग इन ए वन ऑर्गेनिज्म, ये तो नहीं है। ए प्लाज्मिड केपेबल ऑफ ए एक्सेप्टिंग लार्ज डीएनए, ए वेक्टर इन केपेबल रेप्लिकेटिंग इन ह्यूमन, ए वेक्टर केपेबल रेप्लिकेटिंग इन टू डिफरेंट, है ना, यहाँ पे आ गया अपना टर्म, टू डिफरेंट होस्ट। कोई भी दो डिफरेंट होस्ट के अंदर अगर वो रेप्लिकेटिंग कर अपनी मल्टीपल कॉपीज प्राप्त कर सकता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? सटल वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है ना, एक आध बार तो शायद मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ है कभी। तो ये अपन क्या कहते हैं? इसे सटल वेक्टर के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना भाई, सटल वेक्टर किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं अपन पहले, जैसे यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम इज नॉट ए पार्ट ऑफ ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज स्केविंग प्रोसेस। स्केविंग प्रोसेस मतलब
प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनके अंदर क्या बनता है, किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन में हो सकता है, बायोटिक स्ट्रेस हो सकता है या एबायोटिक स्ट्रेस हो सकता है। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब है कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है, प्लांट की बॉडी में एंटर करता है तो उसमें एक स्ट्रेस बढ़ता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, बायोटिक स्ट्रेस बढ़ता है। बायोटिक स्ट्रेस के कारण से वो क्या करता है, वो जो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक प्लांट की लीफ अगर अपन देखेंगे, इसमें सपोज कोई भी एक इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है तो प्लांट क्या करेगा, इसके आसपास की जो भी सेल्स है ये सभी एक्टिव होगी इस प्रकार से, और इसके चारों तरफ क्या बनाएगी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की मात्रा को बढ़ा देगी ताकि वो क्या कर सके, उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर सके और आप इस प्लांट की प्रोटेक्शन कर सके। तो उसे क्या कहते हैं, ROS स्कैवनिंग प्रोसेस कहते हैं, मतलब प्रोटेक्शन प्रोसेस कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इसमें से ये पूछा है कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। एक आता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये तो होता है, कैटालेज तो होता ही आपको पता ही है, एस्कॉर्बिक पेरोक्सिडेज है ना, ये भी होता है, विटामिन सी का जो प्रोडक्ट है एस्कॉर्बेट पेरोक्सिडेज जो होता है ये भी होता है। इसमें से एक हेलिकेज है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, दूर दूर DNA के जो डबल स्टैंडर्ड DNA है उनको सेपरेट करने के लिए काम आता है ये, ठीक है। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको ये 3 कंपोनेंट पता है कि ये तीनों ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की जो प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ काम आते हैं, ठीक है ना, तो आपको पता रहेगा ये। और ये क्या है, हेलिकेज, डबल स्टैंडर्ड DNA को सिंगल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करने के लिए काम आता है, रेप्लिकेशन में और अपन कह सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, इसलिए यहाँ इसका कोई रोल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस पे चलते हैं अपन क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, कि हमेशा अपन क्या करते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं वो किस में करते हैं कि प्लांट की कोई भी सेल होती है, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें क्या करते हैं, अपन चेंज करते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है कि अगर क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में भी तो DNA होता है, इस DNA में यदि आप चेंज करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, इसके क्या बेनिफिट है, तो सीधा सा बेनिफिट तो आपको भी पता ही है कि भाई इनमें से जब फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन जब होता है तो मेल न्यूक्लियस जो है वो कहाँ से आता है, फीमेल से आता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट है, इसमें चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्योर रूप से आएगा फीमेल से। क्यों, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है, जो एग है, इसमें अगर क्लोरोप्लास्ट पहले से प्रेजेंट है इस प्रकार से, तो इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी अगली जनरेशन में जाएगा और लॉन्ग टाइम तक क्या रहता है, जो आपने चेंज किया है वो बना हुआ रहेगा, ठीक है। अब अपन ऑप्शन देखते हैं, एक्सप्रेस्ड प्रोटीन आर प्रोसीड प्रॉपरली, वेरी लार्ज ट्रांसजीन कॉपी नंबर में बी ऑब्टेन्ड, ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मिड थ्रू ए पोलन इज हाई, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ ए ट्रांसजीन इज अनडायरेक्टेड एंड रैंडम, ये भी कोई मतलब नहीं है, ये भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपन देखेंगे वेरी लार्ज ट्रांसजीन कॉपी नंबर, क्यों, इसमें होता क्या है, DNA तो होता है, तो ये क्या करता है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेता है, इसलिए आजकल कोई भी जीन है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए या उसे इंसर्ट करने के लिए किसको यूज में लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट का जो DNA है उसमें चेंज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा इसका राइट आंसर आ सकता है इनके अकॉर्डिंग। देखो ऑप्शन हमेशा इसका आंसर राइट और भी हो सकता है, जो मैंने बताया वो भी हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में नहीं है तो आपको देखना होगा कि 4 जो ऑप्शन है उसमें से एप्रोप्रिएट कौन सा है, मोर एप्रोप्रिएट कौन सा है, वो इसका राइट आंसर होगा। वेरी लार्ज ट्रांसजीन कॉपी नंबर में भी ऑब्टेन्ड, इसे प्राप्त किए जा सकते हैं, राइट आंसर है इसका ये। अगला क्वेश्चन अगर आप यहाँ देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसजेनिक प्लांट कैन एक्ट एज लिविंग बायोरिएक्टर, ठीक है ना। कोई भी एक प्लांट है वो किसके रूप में काम कर रहा है, लिविंग बायोरिएक्टर के रूप में काम कर रहा है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल एंड फार्माक्यूटिकल्स दिस नोन एज, तो उसे अपन क्या कहेंगे। देखो बायोरिएक्टर टर्म आता है तो बायोरिएक्टर का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी बड़ी टंकी या वेसल, इस प्रकार से बड़ी टंकी या वेसल होती है जिसके अंदर इस प्रकार से एक रोड लगी होती है, इसमें एलिसेटर्स लगे होते हैं और ये मोटर क्या करती है, घूमती रहती है इस प्रकार से,
अपने एंगल के ऊपर घूमती रहती है। और इसमें अपन क्या करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर करते हैं, ठीक है ना। बैक्टीरियल कल्चर कर सकते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कल्चर कर सकते हैं। ये कल्चर मीडियम होता है। और कल्चर मीडियम में अपन क्या बना सकते हैं, आपकी कोई भी एंटीबायोटिक बना सकते हो, प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेकेंडरी प्रोडक्ट बना सकता है, वो सभी अपन क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक टैंक के अंदर कल्चर कर से उनके प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। ऐसे टैंक को, ऐसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर कहते हैं। यहाँ पे पूछा कि प्लांट है वो एक बायोरिएक्टर के रूप में काम कर रहा है और वो डिफरेंट प्रकार के केमिकल्स बना रहा है और फार्मास्यूटिकल्स बना रहा है, तो उससे क्या कहेंगे। ऑप्शन में यहाँ देखेंगे एग्रीकल्चर फार्मिंग, मॉलिक्यूलर फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक्स। तो इसमें से तो सीधा सा ऑप्शन आपको आ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहेंगे। क्यों, क्या किया है आपने कि एक प्लांट है, इस प्लांट के जीनोम के अंदर बाहर से आपने कोई जीनोम डाला होगा, सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, उसका रिकॉम्बिनेंट जो प्रोडक्ट है उसको अपन प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी जो कंडीशन है उसे अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। आगे अपन देखेंगे देखो, पहले इस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। ड्यूरिंग डे, दिन का टाइम है, कैम प्लांट में सीधे से है जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, एट नाइट में क्या होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं। और नाइट में क्या होता है कि कार्बन जो एसिमिलेशन होता है वो भी नाइट को ही होता है, कार्बन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखेंगे कैम क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स प्रोड्यूस CO2 प्रोड्यूस करते हैं। इनमें कौन से साइकिल चलते हैं भाई, C4 प्रकार का चलता है, इसमें C4 प्रकार का चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस CO2 प्रोड्यूस CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम, कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है। देखो, दो प्रकार के कैम जब भी अपन पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी प्रोसेस अपन पढ़ते हैं कि कोई भी एक प्लांट सेल है उसमें दो चीज़ें चलती हैं, एक नाइट में चलती है और एक डे में चलती है। यहाँ पर जो एंजाइम है वो कौन सा है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, यहाँ पर पायरुवेट को यूज में लेते हुए और इधर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज में लेते हुए क्या बनाता है, 4 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कह सकते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से क्या बनता है, एस्पार्टेट बन सकता है, एस्पार्टेट से क्या बन सकता है, मेलिक एसिड बन सकता है। मेलिक एसिड को क्या किया जाता है, रात के टाइम पर वैक्यूल के अंदर स्टोरेज कर दिया जाता है। ये मेलिक एसिड यहाँ पे अपन देखेंगे डे के टाइम पे वापस से क्या कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पे ये क्या करेगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा और बदले में 3 कार्बन का क्या बनाएगा, ये पायरुवेट बनाएगा। और ये पायरुवेट वापस इस पाथवे में चला जाएगा और इधर कार्बन डाइऑक्साइड निकल चला जाएगा और ये किस में चला जाएगा, आपका केल्विन साइकिल में चला जाएगा, कार्बन डाई फिक्सेशन में चला जाएगा, C4 मतलब चक्कर में चला जाएगा। यहाँ पे अपन देखेंगे, इसमें पूछा क्या है, दिन के समय के ड्यूरिंग द टाइम कैम प्लांट्स प्रोड्यूस CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम, कहाँ से निकलता है वो। तो ऑप्शन में इसमें देखो डायरेक्ट दिया हुआ है, पायरुविक एसिड है, इससे तो निकलता ही नहीं है, ऑक्जेलिक एसिड से भी नहीं निकलता है, ऑक्जेलिक एसिड से भी नहीं निकलता है, ऑक्जेलोस्टेट से भी निकलता है। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पर मेलिक एसिड है वो सेव कर लिया जाता है नाइट में वैक्यूल के अंदर, दिन के टाइम पे जो मेलिक एसिड वो बाहर निकलता है और बाहर निकल के वो स्प्लाइट होता है, 3 कार्बन और प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड। तो किससे निकलेगा, ये मेलिक एसिड से निकलता है। ये अगर आपको देखो छोटी छोटी थ्योरी हैं, अगर आपको ये थ्योरी याद है, आपके ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है हर पाथवे के प्रति, हर थ्योरी के प्रति, तो आपको मैं कह रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं आरबीएससी में तो इन क्वेश्चन को आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप इजी वे में अपने माइंड से लगाकर आप इजी वे में इनको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 35। इन एक्वस सॉल्यूशन, एक कोई लिक्विड सॉल्यूशन है, द एक्रिडीन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू DNA इंसर्टिंग बिटवीन एडजस्टिंग बेस पेयर, द प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है ना। एक्रिडीन क्या है, डाई है, आपको पता है, DNA को स्टेन करने के लिए यूज में आती है। और ये क्या करता है, जैसे कोई DNA है इस प्रकार से, और यहाँ पे क्या है, इनके न्यूक्लियोटाइड है इस प्रकार से,
ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है। और जैसे ही आप एक्रिडिन डालते हो, यहां पे आप एक्रिडिन डालते हो तो ये क्या करेगा, इनके बीच में जाकर इंसर्ट होगा इस प्रकार से, किसके, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जाके इंसर्ट होता है। और ऐसी कंडीशन होती है, उसे इंटरकैलेटिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में शायद पता नहीं क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, डीप्यूरिनेशन दिया हुआ है, और सब इंस्टीट्यूशन दिया हुआ है, और एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, और एक इंटरकैलेशन। देखो इंटरकैलेटिंग एजेंट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है इंटरकैलेशन। इंटरकैलेशन मतलब होता है कि डीएनए की कोई भी सीक्वेंस के अंदर दो न्यूक्लियोटाइड या दो नाइट्रोजन बेसेस के बीच में यदि कोई भी कंपोनेंट आकर इंसर्ट होता है, उसे इंटरकैलेटिंग, नाम से भी है इंटर करना, इंटरकैलेशन कहते हैं उसे। चाहे यहाँ पे अगर ये तो एग्जाम्पल एक्रिडिन का दिया है, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल ETBR का अगर देते, इथिडियम ब्रोमाइड का अगर देते, तो भी क्या होता है, इंटरकैलेटिंग ही होता है। क्योंकि कई जगह आता है कि आपने डीएनए को स्टेन किया है इथिडियम ब्रोमाइड से, तो उससे उस कंडीशन में इथिडियम ब्रोमाइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डीएनए की नाइट्रोजन बेसेस के बीच में जाके इंसर्ट हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इंटरकैलेटिंग एजेंट कहते हैं। तो ये दोनों ही क्या है, इंटरकैलेटिंग एजेंट है। एक्रिडिन ऑरेंज कलर का कलर देती है, और ये इथिडियम ब्रोमाइड अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में कौन सा कलर देती है, पिंक कलर देती है। ठीक है ना, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन, अपन देखते हैं। देखो ये पेपर मैंने अभी देखा नहीं है, हालांकि डायरेक्ट ही मैं आप ही के सामने ओपन कर रहा हूँ इसको, आप ही के सामने ही सोल्व कर रहा हूँ इसको, इसलिए मैंने इसको कोई प्रैक्टिस नहीं की है, कुछ भी देखा नहीं है इसको, इसलिए मैं आपके सामने ऑप्शन देख के बता रहा हूँ आपको। लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, वैसे हालांकि टफ पेपर नहीं है, एकदम ईजी वे का पेपर है। अब अपन चलते हैं अगला क्वेश्चन। ए मिरर इमेज एबनॉर्मल क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ two copies of either a short arm or a long arm characteristic feature of, ठीक है ना, and a mirror imaged abnormal chromosome consist of two copy of either, या तो उनके पास में शॉर्ट आर्म दो आ गई, या फिर उनके पास में लॉन्ग आर्म क्या आ गई, दो आ गई। यहाँ पे अपन देखेंगे एक दर्पण छवि वाले असामान्य गुणसूत्र जिसमें या तो दो छोटी भुजाएं होती हैं या दो लंबी भुजाएं होती हैं। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक गुणसूत्र है, दो तो या तो दोनों छोटी छोटी हैं, या फिर दोनों ही क्या आ गई, लंबी लंबी भुजाएं आ गई। इसका मतलब क्या हुआ है, भुजाएं टूटी है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे अगर ये दोनों शॉर्ट शॉर्ट भुजा बनी है, तो दोनों जो लंबी लंबी भुजा वो इधर निकल गई होगी। तो अगर एक दूसरे की, ये भी क्या है, एक दूसरे की मिरर है, इधर से करो चाहे इधर से पढ़ो इसको, दोनों ही लंबी भुजा है। देखो भुजाओं का भी नाम होता है, अपन जानते ही हैं कि जो शॉर्ट भुजा है उसे P से डिनोट किया जाता है, और लॉन्ग भुजा है उसे Q से डिनोट किया जाता है। एक इसमें देखो जो सेम जस्ट ऑपोजिट है, उसके तो नाम से भी लग रहा है अपने को, आइसोक्रोमोसोम बोलते हैं। आइसोक्रोमोसोम का मतलब वैसे भी क्या होता है, एक दूसरे की जो कॉपी होती है उसे क्या बोलते हैं, आइसोक्रोमोसोम बोलते हैं। तो अगर इस सीक्वेंस को इधर से पढ़ रहे हो चाहे इधर से पढ़ रहे हो, तो डीएनए की मतलब क्रोमोसोम की दोनों भुजाएं कैसी है, समान है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, आइसोक्रोम कहेंगे। सेक्स क्रोमोसोम से मतलब ही नहीं है, सेलेब्री ग्लैंड क्रोमोसोम से मतलब ही नहीं है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम ये कोई मतलब ही नहीं है। इसमें डायरेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, आइसोक्रोम ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, है ना। जहां भी आपको नॉट ट्रू, फॉल्स, ये इनकरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट जो भी होते हैं उनको हमेशा अपने को अंडरलाइन कर लेना है, ताकि क्वेश्चन आगे जब भी पढ़ो इस स्टेटमेंट को याद रखते हुए अपने को आगे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपिसोम। एपिसोम का एग्जाम्पल इसमें से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखो, सेक्स फैक्टर है, प्रोफेज है, IS एलिमेंट है, और सिग्मा फैक्टर है। अब इनमें से एपिसोम होता क्या है, कोई भी रिकॉम्बिनेंट चीज़ें होती है उसे क्या बोलते हैं, एपिसोम के नाम से जानते हैं। जैसे ये कोई प्लाज्मिड है, इसके बीच में आपने कोई दूसरे डीएनए के फ्रेगमेंट को डाला है, ये भी क्या है, एपिसोम है एक, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्स फैक्टर, प्रोफेज हो सकता है, IS एलिमेंट हो सकता है, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर नहीं हो सकता। सिग्मा फैक्टर तो एक प्रोटीन है, वो कैसे एपिसोम हो सकता है ना, एपिसोम हो ही नहीं सकता। एपिसोम का मतलब होता है कि कोई ना कोई खास तौर से डीएनए से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड होना चाहिए, तो उसे अपन क्या कहते हैं, एपिसोम कहते हैं। निम्नलिखित कौन सा अधिकाय का एक उदाहरण है, उदाहरण नहीं है। हाँ सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर कहाँ पे काम आता है, आपके ट्रांसक्रिप्शन में काम आता है,
ट्रांसक्रिप्शन। किसके ट्रांसक्रिप्शन? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो होता है उनका, उसमें क्या होता है, अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 ऐसे कुछ है, ओमेगा, ये तो इसकी सब यूनिट है। किसकी होती है? आरएनए पॉलीमरेज की सब यूनिट है। 5 से बना हुआ है, अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 और ओमेगा, और इसके साथ में एक जुड़ा होता है सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर को कहते हैं इनिशिएटर फैक्टर। कि ट्रांसक्रिप्शन यदि स्टार्ट करना है आपको, तो आपको क्या करना होगा? सिग्मा फैक्टर का साथ चाहिए होगा। सिग्मा फैक्टर जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन का स्टार्ट करवा देता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होते ही सिग्मा फैक्टर वहाँ से निकल जाता है, तो इसे इनिशिएटर फैक्टर के नाम से जानते हैं। सिग्मा फैक्टर भी क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा फैक्टर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। नॉर्मल सिग्मा फैक्टर जो होता है वो 70 प्रकार का होता है, जो हमेशा एक्सप्रेस होता है, सिग्मा 70, ये वाला, ठीक है ना। कई टाइप होते हैं इसके भी, सिग्मा 32 है, सिग्मा 38 है, सिग्मा अलग अलग टाइप है इसके, कई टाइप होते हैं इसके ना, कभी बताऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, देखो 37 नंबर क्वेश्चन में अगर अपन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेंडिंग पैटर्न, क्रोमोसोम को जब आप स्टेनिंग करते हो तो उसमें क्या बनता है? बेंडिंग पैटर्न बनता है। जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है एक यहाँ पे, तो इसको जब आप स्टेन करते हो तो यहाँ पर 2 प्रकार के बैंड बनते हैं, एक डार्क बैंड बनता है और एक लाइट बैंड बनता है, इस प्रकार से। और इसमें भी डार्क बैंड जो होगा वो हेट्रोक्रोमेटिन वाले डीएनए वाला होगा। जैसे मान लो कि ये क्या है? टेलोमियर सीक्वेंस है, ये सेंट्रोमियर सीक्वेंस है और ये टेलोमियर है। ये तीनों सीक्वेंस कैसी होती है? हेट्रोक्रोमेटिक होती है, हेट्रोक्रोमेटिक सीक्वेंस होती है। तो ये कैसी होगी? हमेशा डार्क स्टेन होगी, ये डार्क। और जो लाइट होगा इसका मतलब यू क्रोमेटिन जो डीएनए होगा, मतलब जो एक्टिव डीएनए होगा, कोडिंग डीएनए होगा, वो तो कैसा होगा? हमेशा लाइट स्टेन। कैसा होगा? लाइट स्टेनिंग होगा वो तो। और हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो डार्क होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन का मतलब होता है इनएक्टिव डीएनए। तो यहाँ पे पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेंडिंग पैटर्न अलाउ प्रीसियस आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर एंड स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम्स रीअरेंजमेंट। तो उसे कहते क्या है? ठीक है ना। कौन सा किया जाता है? तो मोस्टली जब भी आप करते हो तो देखो बेंडिंग के टाइप अलग है। यहाँ पर सी बेंडिंग भी इसका टाइप है, जी बेंडिंग भी टाइप है, क्यू बेंडिंग भी टाइप है और आर बेंडिंग भी टाइप। 4 प्रकार की बेंडिंग होती है, 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है तो आपको हमेशा जी बेंडिंग जो है वो यूज में ये ली जाती है। कौन सी बेंडिंग यूज में लाती है? जी बेंडिंग। जब भी आपको कैरियोटाइप करना, जैसे मान लो बेंडिंग किया आपने, बेंडिंग करने के बाद स्टेन करने के बाद में जिम्सा डाई से आपने स्टेन किया है। जिम्सा का मतलब जी यहाँ पे दिया हो ना बाइंडिंग, तो जी का मतलब जिम्सा डाई। तो जिम्सा डाई से जब आप स्टेन करते हो तो इस प्रकार के बेंडिंग बनते हैं। और इनको क्या करते हैं अपन, उनकी साइज की अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, साइज के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम को जमा करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे अपन देखेंगे तो क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उनको अरेंज करते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे ये बड़ा क्रोमोसोम है, फिर इससे छोटा क्रोमोसोम होगा, फिर इससे छोटा होगा, फिर इससे छोटा होगा। इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। क्रोमोसोम को उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग, उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, उनके बैंड के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। उसे क्या कहते हैं? कैरियोटाइप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैरियोटाइप। कैरियोटाइप।
क्रोमोसोम को स्टैन करने के बाद में उनको अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही उसका क्या कहलाता है, कैरियोटाइप कहलाता है। और स्टैनिंग कौन से मेथड से किया जाता है, जिम्सा डाई से मोस्टली जी बैंडिंग जो होती है उसमें किया जाता है, जिसमें दो प्रकार के बैंड बनते हैं। एक डार्क होता है जो हेट्रोक्रोमेटिक डीएनए होता है, और एक लाइट बैंड बनता है जिसे लाइट बैंड जो बनता है उसे यूक्रोमेटिक डीएनए, मतलब उसमें एक्टिव जीन और एक्टिव डीएनए प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें दिया हुआ है जीन दैट एक्सहिबिट सिस क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है एक बार मेल और एक बार फीमेल को, ऐसी कंडीशन अगर आती है तो उसे क्रिस क्रॉस का इनहेरिटेंस अगर होती है तो मतलब कैरेक्टर में चेंज है। जैसे मान लो कि मैं कहूँ यहाँ पे एक एक्स है और एक वाई है, क्रॉस एक्स है और एक्स एक्स है, इनके बीच में अगर आप एक बार ये मेल लेते हो और एक बार ये फीमेल लेते हो, दूसरी बार अगर इसको जस्ट ऑपोजिट आप कर दो एक्स एक्स और एक्स वाई, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया, तो रिजल्ट में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो उसे अपन क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड अगर क्रोमोसोम है तो वहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, सेक्स लिंक्ड जीन जो होते हैं उनका में जो क्रॉसिंग होती है उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लो अपन कहेंगे कि जो मेल के कैरेक्टर हैं, फादर के जो कैरेक्टर हैं वो कैरेक्टर किस में जाते हैं, मेल फीमेल डॉटर में जाते हैं। ठीक है ना। और जो मदर का एक्स क्रोमोसोम है वो किस में आता है, बच्चे में, लड़के में आता है। तो मदर की जो कैरेक्टर है वो किस में आएंगे, लड़के में आएंगे एक्स क्रोमोसोम, और फादर का जो एक्स है वो किस में जाता है, लड़की में जाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस कहते हैं। ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो 38 नंबर का, क्या दिया हुआ है, द पॉजिटिवली चार्ज्ड एमिनो एसिड प्रेजेंट इन हिस्टोन इंक्लूड्स। हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उसे अपन सभी जानते हैं, हिस्टोन प्रोटीन किस नाम से जानते हैं अपन, बेसिक प्रोटीन कहते हैं। कैसे कहते हैं, बेसिक प्रोटीन। और ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। H1, H2A, H2B, H3, H4। सभी कैसे होते हैं, बेसिक कंपोनेंट वाले होते हैं। इनमें बेसिक एमिनो एसिड की मात्रा अधिक पाई जाती है। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है, लाइसिन और आर्जिनिन, एलेनिन और ग्लाइसिन, हिस्टिडीन और सीरिन, टायरोसिन और ये। तो ये तीनों तो मतलब ही नहीं है। कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन का जो कंपोनेंट कॉम्बिनेशन है वो इसमें देखने को मिलता है, जिनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण से इनकी साइड चेन जो होती है लाइसिन और आर्जिनिन, इनके ऊपर एमिनो ग्रुप पाया जाता है, और एमिनो ग्रुप के ऊपर अमोनिया के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण से हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि डीएनए की अपन बात करेंगे, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, किसके कारण से, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण से। इसलिए अपन क्या कहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं। एसिड मतलब नेगेटिव चार्ज। और ये क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ में बाइंड होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो है वो किस में रूप में पाए जाते हैं, ओक्टा के रूप में पाए जाते हैं। प्रत्येक की 2 कॉपी प्रेजेंट होती है। इस प्रकार से कितनी होगी, 8 होगी। तो 8 का मतलब ओक्टा, ऑक्टेन हिस्टोन। हिस्टोन किस फॉर्म पाया जाता है, ओक्टा की फॉर्म में पाई जाती है। 4 हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर डीएनए जो है वो क्या होता है, लिपटा हुआ रहता है। यहाँ पे अपन देखेंगे डीएनए क्या रहता है, इसके ऊपर लिपटा हुआ रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, एक ओक्टामर के ऊपर, एक एक्टोन के ऊपर, ऑक्टेन के ऊपर डीएनए जो लिपटा हुआ, इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर डीएनए की लगभग जो साइज होती है 146 से 147 बेस पेयर डीएनए है वो लिपटा हुआ रहता है। ठीक है ना। और एक जो न्यूक्लियोसोम है दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने के लिए जो काम आता है, उसमें जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो H1 हिस्टोन प्रोटीन को क्या कहते हैं, लिंकर हिस्टोन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन हो गया।
देखो चीज़ें पूरी तो अपन बता सकते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं लेंगे ताकि आप लोगों को ये लगे फालतू में कितना लंबा वीडियो क्यों करने से मतलब है। अगर आप लोगों को करना है और आप चाहो जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ तो मैं हर एक ऑप्शन की भी डिटेल बता सकता हूँ। अगर आप चाहो तो कमेंट में ज़रूर आप लोग रेस्पॉन्स देके जाना कि कौन सा मेथड आपको लगता है। देखो यहाँ पे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन इज रिलेटेड टू इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन इज रिलेटेड टू इंसेक्ट, इंसेक्ट से रिलेटेड है, एंड डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट, प्लांट में डिजीज के प्रति कैसा होता है, रेजिस्टेंस करता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये तो तीनों नॉर्मल हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। जास्मोनेट जो है, जास्मोनेट अगर अपन देखेंगे तो किससे रिलेटेड है, इंसेक्ट से रिलेटेड है। और प्लांट के अंदर क्या करता है, जो भी बायोटिक स्ट्रेस आता है, बायोटिक स्ट्रेस का मतलब है पैथोजन से जब अटैक होता है प्लांट के ऊपर तो उस टाइम में प्लांट सिक्रेट करता है स्ट्रेस कंडीशन में। तो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, जास्मोनेट। ठीक है ना, जास्मोनेट से सिक्रेट करता है। ये क्या करता है, इंसेक्ट वगैरह से, डिजीज से, पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा, जास्मोनेट। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43, इन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ऑल डाइकोट स्पीसीज। किसमें बोल रहा है, प्राइमरी सेल वॉल में, प्राइमरी सेल वॉल में, एंड मेनी ऑफ द मोनोकोट स्पीसीज द प्रिंसिपल क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस, क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस जो पाए जाते हैं वो किसके बने होते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जाइलोग्लाइकेंस होते हैं। कौन से होते हैं, जाइलोग्लाइकेन। ये तो किस में पाया जाता है, काइटिन तो वैसे ही फंजाई में पाया जाता है। सेलुलोज है मेन, इसके जो फाइबर होते हैं वो सेलुलोज के बने होते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकेन बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बचा ही नहीं, क्या बताए, जाइलोग्लाइकेन ही बचा अपने पास ऑप्शन। जाइलोग्लाइकेन का मतलब होता है हेमीसेलुलोज, तो हेमीसेलुलोज से रिलेटेड जाइलोग्लाइकेन। ठीक है, यहाँ पे अपन देखेंगे, देखो इसमें क्या पूछा गया है, भ्रूण निरस्त्रण तकनीक जिसके उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक, रेस्क्यू एम्ब्रियो को बचाने के लिए रेस्क्यू टेक्निक प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग। तो किसी भी एम्ब्रियो को रेस्क्यू करते हो आप, तो सीधी सी बात है, रेस्क्यू कब करते हो कि कोई भी ए स्पीसीज है और यहाँ पे बी स्पीसीज है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, गलती से संकरण करा दिया या आपने हाइब्रिड बना दिया, सी प्रोडक्ट बना दिया। अब ये एम्ब्रियो इस सीड में सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा तो इंटर स्पेसिफिक है। अगर दो स्पीसीज के बीच में आपने कराया तो ये सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करो, इस एम्ब्रियो को निकाल लो और निकाल कर टिश्यू कल्चर के द्वारा आप इसको कल्चर कर सकते हो और नया प्लांट बना सकते हो, उस एम्ब्रियो को बचा सकते हो आप। तो यहाँ पर देखेंगे सीडलिंग फ्रूट, हैप्लॉइड प्लांट, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिड। तो सीधा सा बात मैंने जो अभी बताया वो एग्जांपल डायरेक्ट दे दिया इसमें। तो सी ऑप्शन, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक हाइब्रिड, या तो दो स्पीसीज के बीच बना हो या दो जीनस के बीच बना हो। तो ऐसी वेराइटी यदि कोई बना है, सीड बना है, एम्ब्रियो बना है, उस एम्ब्रियो को निकाल कर आप क्या कर लो, उसको कल्चर करो। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक के द्वारा अपन इसको रेस्क्यू किया जा सकता है। यहाँ पे तो सीधा सा है, शायद इसमें चक्र पूछा होगा, माइटोटिक सेल साइकिल डिवाइडेड टिपिकली इनटू ए 4 फेज, 4 फेज में डिवाइड किया जाता है माइटोटिक को, G1 में, S में, G2 में और M फेज में। कंसीडरिंग ए माइटोटिक साइकिल टाइम ऑफ 18 आवर्स, ठीक है ना, द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम फॉर ईच ऑफ द फेज में भी। तो उनका टाइम पीरियड क्या होता है, सबसे पहले तो अपने को देखना क्या है, सबसे लॉन्ग जो फेज होती है वो कौन सी होती है, G1 होती है, 1 घंटे के आसपास होती है, वो M होती है। और फिर इससे जो बड़ी होती है वो कौन सी होती है, जैसे जैसे घटते जाओगे आगे की तरफ ही मान लो आप, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे सबसे बड़ी तो कौन सी है, 9 फेज है, इसको भी डिलीट कर दो और इसको भी डिलीट कर दो, 9 घंटे की, ठीक है ना। अब अपन देखेंगे एस फेज इतनी भी छोटी नहीं हो सकती, एस फेज इतनी भी छोटी नहीं हो सकती कि 1 घंटे की हो जाए, इसलिए सेकंड इससे छोटा कौन है, 5, 5 से छोटा कौन है, 3, और 1 घंटे की कौन होती है, एम फेज होती है। तो सीधा सा ऑप्शन आपके सामने मिल जाएगा कि सबसे बड़ी 9 घंटे की, फिर 5 घंटे की, फिर 3 घंटे की, फिर 1 घंटे की। तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे अगर अपन देखेंगे,
देखो यहाँ पे दिया हुआ है 41 नंबर में, अगर अपन देखेंगे देखो 41 नंबर में देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए मॉलिक्यूल्स आर कॉपीड यूजिंग द रोलिंग सर्किल रेप्लिकेशन ऑफ प्रोसेस। रोलिंग सर्कुलेशन का मतलब होता है कि कोई भी प्लाज्मिड है इस प्रकार से है और इसके ऊपर डीएनए का क्या हो, रेप्लिकेशन हो, और यहाँ पे ऐसी स्ट्रक्चर बन जाए इस प्रकार से, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रोलिंग सर्कुलेशन कहते हैं, जिसके ऊपर एक सर्किल है, सर्किल के ऊपर ही क्या हो, नया रेप्लिकेशन हो। तो यहाँ पर अपन देखते हैं प्लाज्मिड है, बी जीनोम है, ड्रोसोफिला है, तो राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, प्लाज्मिड आ जाएगा। सीधा से प्लाज्मिड के अंदर ही रोलिंग रेप्लिकेशन देखने को मिलती है। ये तो कर ही लिए थे अपन, ये कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल बॉडी इज एसोसिएटेड विद द कलेक्शन एंड इंट्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट एंड एवोल्यूशन, मेंटेनेंस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट मटेरियल, एग्री हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन इंडिया। तो कौन सी चीज़ें हैं जो इन सभी को मेंटेन करती है, कोई भी वैरायटी एक जगह से दूसरी वैरायटी जगह जाती है, इंट्रोड्यूस होती है, उसका मूल्यांकन करना, उसका मेंटेनेंस करना, वो सभी कौन सी संस्था करती है, तो दिल्ली की संस्था करती है, नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली, ये करती है, NBPGR, NBPGR, ठीक है ना, NBPGR न्यू दिल्ली, ये करती है इसको। ये तो नहीं है अपना, तो अपन जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, अपन तो इससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं, टेक्निक्स से रिलेटेड, ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये देख लेते हैं, काई साइट आर एसोसिएटेड विद, कि काई साइट जो होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पर क्या होती है, स्पेसिफिक साइट होती है ना, रेप्लिकेशन, होमोलोगस, रिकॉम्बिनेशन, डीएनए स्प्लाइसिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो काई साइट होती है कि जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता हो, ठीक है ना, ये वाली साइट, तो उसे अपन क्या कहते हैं, काई साइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में आगे दिया भी होगा इसमें, देखो है ना, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, समजात गुणसूत्र जो हैं उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसमें इसका राइट आंसर आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट है, कि जहाँ भी रिकॉम्बिनेशन होता है इसके बीच में उसे अपन क्या कहते हैं, काई साइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन था, सेकंड पार्ट अपने बनाया है। तो आप लोगों को कैसा लगा इस प्रकार का सॉल्यूशन जो भी है, कि ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है क्वेश्चन की, खासतौर से आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के जो भी कैंडिडेट हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, प्रिपरेशन कर रहे हो आप लोग, तो सभी को बेनिफिट हो सके। तो डेली इस प्रकार का वीडियो अपन जरूर डालेंगे, 1-2 दिन जब भी टाइम मिलेगा, ताकि आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस बराबर चलती रहे, और कौन से क्वेश्चन रिपीट से उनके क्या लॉजिक है वो सभी अपन डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। फिर भी आप लोग अपना रेस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जरूर देके जाना, ताकि मुझे भी अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। आज के लिए अपनी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।